हेलो नमस्कार साथियों, एग्जामपुर 91 में आप सभी का स्वागत है दोस्तों, भाई एवं बहनों। चलिए आज हम लोग सेट नंबर 4 देखने जा रहे हैं दोस्तों। ज्योग्राफी का 40 क्वेश्चन और पॉलिटी का 40 क्वेश्चन। दोस्तों आप लोगों से गुजारिश है वीडियो पूरा देखिएगा क्योंकि इंपॉर्टेंट वीडियो है। जो भी क्वेश्चन है एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है दोस्तों, एनसीईआरटी बुक से पढ़ के निकाला गया क्वेश्चन है दोस्तों। चलिए आप लोग इसे आराम से लगाइए, देखिए कितना नंबर आ रहा है आप लोगों का। देखिए, पवन क्रिया के द्वारा किस प्रकार की मिट्टी जमा की जाती है। पवन क्रिया के द्वारा किस प्रकार की मिट्टी जमा की जाती है और मुख्य रूप से शुष्क और अर्ध शुष्क क्षेत्रों में पाई जाती है दोस्तों। तो देखिए, तो ये कहाँ पाई जाएगी? रेगिस्तानी मृदा में दोस्तों। कहाँ पाई जाएगी? रेगिस्तानी मृदा में दोस्तों। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। जनगणना 2011 के अनुसार निम्न में किस राज्य में न्यूनतम लिंगानुपात अंकित किया गया दोस्तों? तो हरियाणा में सबसे ज़्यादा न्यूनतम लिंगानुपात हरियाणा में दर्ज किया गया दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। कौन सा देश भारत के साथ सबसे लंबी सीमा साझा करता है दोस्तों? तो बांग्लादेश साझा करता है। उसके बाद चीन, जो सबसे लंबी सीमा बांग्लादेश साझा करता है दोस्तों। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। भारत के किस अकेले राज्य में देश की ईसाई जनसंख्या का 1/3 हिस्सा है दोस्तों? तो केरल में दोस्तों। कहाँ पे? केरल में दोस्तों। चलिए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है। देखिए, भारत का कौन सा भौगोलिक प्रभाग उच्च स्तर की कठोरता और स्थिरता की विशेषता रखता है दोस्तों? तो ये प्रायद्वीपीय क्षेत्र रखता है। कौन सा रखता है? प्रायद्वीपीय क्षेत्र दोस्तों। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में है, कौन सा तथ्य इस बात का स्पष्टीकरण है कि मुंबई में पुणे की तुलना अधिक बारिश होगा दोस्तों? कौन सा तथ्य इस बात का स्पष्टीकरण है कि मुंबई से पुणे में तुलना में अधिक बारिश होती है? तो चलिए देखते हैं हम लोग। इसमें हो जाएगा दोस्तों आपका, मुंबई पश्चिम घाटों की अनुवात दिशा में है, क्योंकि पुणे पहाड़ों के किनारे है दोस्तों, इसलिए अधिक वर्षा होती है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चक्रवात नीलोफर की उत्पत्ति डैश में हुई दोस्तों? ये अरब सागर में थी। चक्रवात नीलोफर की उत्पत्ति कहाँ हुई थी? अरब सागर में हुई दोस्तों। कहाँ पे? अरब सागर में। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, कौन सा राज्य बांस ड्रिप सिंचाई प्रणाली का उपयोग करता है? ये मेघालय करता है। कौन सा राज्य करता है दोस्तों? मेघालय करता है। चलिए हम लोग आगे देखते हैं। मेघालय आपको ऑप्शन नंबर 3 दिया गया है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कौन उत्तरी भारत में सर्दियों की वर्षा का कारण बनता है दोस्तों? निम्नलिखित में से कौन उत्तरी भारत में सर्दियों की वर्षा का कारण बनता है? तो पश्चिमी विक्षोभ दोस्तों। कौन बनता है कारण? पश्चिमी विक्षोभ बनता है कारण दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। शुष्क भूमि कृषि के अंतर्गत किस फसल की खेती नहीं की जाती दोस्तों? शुष्क भूमि कृषि के अंतर्गत किस फसल की खेती नहीं की जाती है? तो देखिए, जिसका खेती किया जाता है शुष्क भूमि में, उसको देखिए, छाटिए पहले। ज्वार का किया जाता है, रागी का किया जाता था। अब जो बचा होगा देखिए, गन्ना का शुष्क भूमि में खेती नहीं किया जाता दोस्तों, इसलिए जो इसे उपजाऊ मिट्टी चाहिए, जलोढ़ मिट्टी चाहिए दोस्तों। देखिए, इसको देखना है, मिल्पा हो गया, रोका हो गया, लदांग। मिल्पा, रोका, लदांग निम्नलिखित में से किसके अलग अलग नाम है दोस्तों? मिल्पा, रोका, लदांग निम्नलिखित में किसके अलग अलग नाम हैं? तो ये दोस्तों जो नाम है मिल्पा, रोका, लदांग का, आप लोग जानते होंगे, ये आपका स्थानांतरित कृषि का नाम है। किसका नाम है दोस्तों? स्थानांतरित कृषि का दोस्तों, स्थानांतरित कृषि का नाम है। चलिए हम लोग आगे देखते हैं। देखिए, चावल की खेती के लिए डैश के साथ उच्च वर्षा की आवश्यकता होती है दोस्तों? तो चावल की खेती में उच्च तापमान और उच्च वर्षा चाहिए दोस्तों। उच्च तापमान और उच्च आर्द्रता की वर्षा चाहिए दोस्तों। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। देखिए, क्वेश्चन है आपका, मिश्रित फसल में फसलों की उत्पादन पशुधन का रखरखाव एक साथ होता है दोस्तों? ये गलत है, एक साथ नहीं होता। मिश्रित खेती एक ही भूमि पर दो या दो से अधिक फसलों को एक साथ बोने की प्रथा, ये भी गलत है दोस्तों।
आपका दोनों गलत है। आपका जो है इसमें दोस्तों दोनों गलत है। इनमें से आपका इनमें से कोई सही नहीं है दोस्तों, कोई सही नहीं है। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। देखिए तंबाकू तंबाकू की खेती तंबाकू खेती के बारे में निम्नलिखित कथनों विचार करना। तो तंबाकू खेती इसे रेतीले, दोमट और बलुई मिट्टी में उगाया जाता है दोस्तों। आपका एक सही है दोस्तों। इसे दक्षिण अफ्रीका, थाईलैंड और मलेशिया तंबाकू के लिए मुख्य उत्पादक। गलत है दोस्तों, दूसरा स्टेटमेंट गलत है। इसे अमेरिका में, यहाँ भारत अमेरिका में उगाया जाता है दोस्तों। सिर्फ इसमें एक सही दिया गया दोस्तों, सिर्फ एक आपका सही है। चलिए हम लोग देखते हैं आगे। देखिए की पॉइंट में देखिए हम लोग, तंबाकू खेती समृद्ध अच्छी तरह सूखी मिट्टी के साथ गर्म जलवायु की जाती है दोस्तों। गर्म जलवायु में की जाती है। फसल 18 डिग्री सेल्सियस से अधिक तापमान की आवश्यकता होती है। तंबाकू के लिए ठंड की अवधि 120 से 180 दिन होती है दोस्तों। खेती के लिए मिट्टी गहरी और उपजाऊ होनी चाहिए। इस हल्के रेतीले और बलुई दोमट मिट्टी तंबाकू की खेती के लिए आदर्श है। मिट्टी की काली मिट्टी में तंबाकू उगाया जा सकता है। और तंबाकू के मुख्य उत्पादक चीन है, ब्राज़ील है। कौन कौन है दोस्तों? देखिए उत्पादक चीन, ब्राज़ील, भारत और अमेरिका है दोस्तों। इसलिए आपका दो गलत था। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। किस राज्य में जमीन पूरे गांव की है, ना कि व्यक्तिगत लोगों की? ये आपका मिजोरम में है दोस्तों। कहाँ पे? मिजोरम है। ये सिस्टम मिजोरम है दोस्तों। चलिए हम लोग लॉटरी विधि खेती भी वहीं होती है दोस्तों। चलिए कौन सा एक प्रमुख चाय उत्पादक देश नहीं है दोस्तों? तो भारत है जो है उसको देखिए। आपका चीन भी है, लेकिन सऊदी अरब नहीं है दोस्तों। चलते हम लोग आगे। कौन सी जनजाति की मूल भाषा कुरुख है दोस्तों? तो उरांव की भाषा कुरुख है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की चलते हैं। वन्यजीव अभयारण्य नहीं है। कौन सा वन्यजीव अभयारण्य नहीं है दोस्तों? तो गर्म पानी है, भीमबंध है दोस्तों। आपका रणथंभौर वन्यजीव अभयारण्य नहीं है दोस्तों। रणथंभौर जो है भीम अभयारण्य नहीं है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की चलते हैं हम लोग। कौन सा कथन गलत है दोस्तों? भोर घाट नीलगिरी और अनामी मलाई पानियों के बीच है दोस्तों। देखिए भोर घाट नहीं है दोस्तों, यहाँ पे आपका पाल घाट होगा। क्या होगा? पाल घाट नीलगिरी और अनामलाई पानियों के बीच स्थित है दोस्तों। इसलिए आपका एक ही गलत है दोस्तों। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए महादेव पानिया मैकाल पानियों के पश्चिम में है और महादेव हिल्स और माकला हिल्स सतपुड़ा रेंज का हिस्सा है। धूपगढ़ सतपुड़ा रेंज की सबसे ऊंची चोटी है जो महादेव पहाड़ियों में स्थित है। कुल्लू घाटी लद्दाख और पीरपंजाल श्रेणी के बीच स्थित है। यह रोहतांग दर्रे के माध्यम से लाहौल और स्पीति घाटियों से जुड़ा हुआ है। कैमूर रेंज बिंद रेंज की पूर्वी भाग में है। यह मध्य प्रदेश के जबलपुर जिले में बिहार के सासाराम तक विस्तारित होती है। कैमूर रेंज बिंद रेंज की पूर्वी भाग में या मध्य प्रदेश के जबलपुर जिले से बिहार के सासाराम तक विस्तारित है। पालघाट नीलगिरी पहाड़ियों और अनामलाई पहाड़ियों के बीच स्थित है। यह तमिलनाडु में कोयम्बटूर को केरल के पलक्कड़ से जोड़ता है। भोरघाट मुंबई से पुणे को जोड़ता है दोस्तों। चलते हैं हम लोग आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। स्थानीय तूफान के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है दोस्तों? स्थानीय तूफान जो है आम्र वर्षा केरल कर्नाटक तटीय क्षेत्रों में होता है दोस्तों। ये आपका सही है। चलिए हम लोग आगे देखते हैं। जम्मू कश्मीर देखिए क्या बोला कि तो स्थानीय तूफान के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है, यहाँ पे करना नहीं पूछा है। तो आम्र वर्षा केरल और कर्नाटक के तटीय क्षेत्रों में एक घटना, ये सही है दोस्तों। देखिए और चलते हम लोग आगे। देखिए जम्मू कश्मीर में काजू खिलाना मंजरी वर्षा जम्मू कश्मीर नहीं, यहाँ पे होता है केरल में होता है दोस्तों। कहाँ पे? केरल में होता है। आपका यही गलत है दोस्तों। आपका दो जो है वो गलत है साथियों। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए मंजरी वर्षा, इस वर्षा के साथ केरल और आसपास के क्षेत्र में कॉफ़ी के फूल खिलते हैं, इसलिए विकल्प दो गलत था दोस्तों। आज जम्मू कश्मीर दे दिया गया था।
नॉर्वेस्टर देखिए, ये बंगाल और असम के शाम के गरज के तूफान है। इसमें कुख्यात स्वभाव और काल वैसाखी के स्थानीय नामकरण से समझा जा सकता है, क्योंकि बैसाख महीने में आपदा, ये बौछार चाय, जूट और चावल की खेती के लिए उपयोगी है। असम में इन तूफानों को बारडोली छेरहा के रूप में जाना जाता है। लू दिल्ली और पटना के बीच चलती है। उत्तरी मैदान में गर्म और शुष्क दमनकारी हवाएं हैं दोस्तों। चलिए हम लोग आगे देखते हैं। बिहार के बारे में कौन सा कथन सही है दोस्तों? यह एक भूमि से घिरा राज्य है दोस्तों। सही बात है दोस्तों, बिहार एक भूमि से घिरा राज्य है। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। चीन में कोयले का सबसे बड़ा उत्पादन क्षेत्र कौन सा है? शांक्षी है। कौन सा दोस्तों? शांक्षी है दोस्तों। चलते हैं हम लोग आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए, थुम्मल पल्ले दोस्तों, ये आपका क्या बनाता है? पहले देखिए, आपका हाथी हो गया सोना दोस्तों, सीबुम में यूरेनियम हो गया, दामोदर घाटी में लो एक्स हो गया, और थुमले में काला सोना हो गया। आपका हो गया दोस्तों, देख लेते हैं हम लोग। आपका हो गया दोस्तों बी हो गया। देखिए, थुम्मल पल्ले यूरेनियम हो गया, थुम्मल पल्ले यूरेनियम दोस्तों। हट्टी हो गया सोना, सीबुम हो गया आपका, सीबुम आपका दोस्तों हो गया लो एक्स, और दामोदर घाटी में काला सोना दोस्तों। दामोदर घाटी में काला सोना मतलब कोयला निकलता है दोस्तों। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। बिहार में कहाँ आपको ग्रेनाइट मिलेगा दोस्तों? तो भागलपुर के क्षेत्र में आपको ग्रेनाइट मिलेगा दोस्तों बिहार में। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। किस देश के पास तेल का सबसे बड़ा भंडार है दोस्तों? वेनेजुला के पास तेल का सबसे बड़ा भंडार है दोस्तों। चलते हम लोग आगे चलते हैं। क्याल पाए जाते हैं। क्याल पय से जल पाए थे, तो मालाबार तट पर क्याल पाए जाते हैं दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारत में अधिकांश ऊर्जा का स्रोत है दोस्तों, तो तापीय ऊर्जा का भारत में अधिकांश स्रोत है ताप विद्युत ऊर्जा का दोस्तों, संयंत्र का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए, कौन सा कथन परवाल भित्ति के बारे में सही नहीं है पूछा दोस्तों? तो परवाल ताजे पानी नहीं दोस्तों, यहाँ पे गलत है। ये खारा जल में पाया जाता है, खारा जल दोस्तों, इसलिए आपका एक ही गलत है दोस्तों। और तीसरा देखिए, दूसरा, यह तय से 25 डिग्री के बीच गर्म पानी में आवश्यकता होती है, या उथले से खारे पानी की आवश्यकता होती है, और ये लेकिन 50 मीटर के अधिक गहराई पर नहीं है। आपका सही है दोस्तों, सी और डी दोस्तों। खारे पानी में विकसित हो सकती है परवाल भित्ति दोस्तों, केवल समुद्रों में खारे पानी में विकसित होती है, जिसमें किसी भी प्रकार की अस्थिरता की कमी होती है। 23 से 25 डिग्री के बीच तापमान के साथ उष्णकटिबंधीय पानी की विकसित होती है। जीवित रहने के लिए उचित मात्रा में धूप की आवश्यकता होती है। आदर्श गहराई 45 मीटर से 55 मीटर के बीच होती है। यह कोई समुद्री प्रदूषण नहीं। परवाल को जीवित रहने के लिए खारे पानी की आवश्यकता होती है, तब पानी और नमक के अनुपात में एक निश्चित संतुलन की आवश्यकता होती है। यही कारण है कि परवाल उन क्षेत्रों में जीवित नहीं रहते हैं जहाँ नदियाँ समुद्र में मीठे पानी को स्रावित करती हैं। चलिए हम लोग आगे देखते हैं। विकास की स्थिति के आधार पर संसाधनों का विभाजन किस प्रकार किया जाता है दोस्तों? विकास की स्थिति के आधार पर संसाधनों का विभाजन, तो दोस्तों ये किया जाता है आपका संभावित, विकसित और स्टॉक और आरक्षित दोस्तों। संभावित, विकसित, स्टॉक और आरक्षित दोस्तों। चलिए हम लोग आगे देखते हैं। मैरियाना ट्रेंच संबंधित निम्नलिखित बिंदुओं पर विचार करना। यह पश्चिमी प्रशांत महासागर में स्थित, सही है दोस्तों। यह विश्व का गहरी खाई है दोस्तों। आपका 1 और 2 सही है, 3 गलत है दोस्तों। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। चलिए हम लोग आगे देखते हैं। क्या बोला? वित्त वर्ष 2020-21 के दौरान कौन से देश विश्व में कच्चे इस्पात का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है दोस्तों? ये इंडिया है दोस्तों। कौन है? इंडिया है दोस्तों। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। बोगेबिले ब्रिज किस नदी पर स्थित है दोस्तों? ब्रह्मपुत्रा नदी पे। कहाँ पे? ब्रह्मपुत्रा नदी पे, असम में दोस्तों। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। भारत में धातु कर्म कोयला कहाँ पर प्राप्त किया जाता है दोस्तों? तो दामोदर घाटी में दोस्तों। कहाँ पे किया जाता है? भारत में धातु कर्म कोयला
तो दामोदर घाटी में दोस्तों। चलिए हम लोग आगे देखते हैं। भारत में ज्वारीय ऊर्जा का उत्पादन के लिए सही जगह क्या है दोस्तों? ज्वारीय ऊर्जा उत्पादन के लिए सही जगह आपका खंबात खाड़ी है, कच्छ की खाड़ी है, और देखिए और आपका सुंदरबन में गंगा डेल्टा दोस्तों आपका 1 से अधिक हो जाएगा इसमें दोस्तों। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। कौन सा देश दुनिया में बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक है दोस्तों? दुनिया में सबसे बड़ा बॉक्साइट का उत्पादक आपका ऑस्ट्रेलिया है दोस्तों। कौन सा? ऑस्ट्रेलिया। चलिए हम लोग आगे चलते हैं दोस्तों। इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट 2019 के अनुसार बिहार में वन क्षेत्र की कितनी वृद्धि हुई दोस्तों? चलिए देखते हैं। तो 6.99 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई। कितने दोस्तों? 6.99 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कोकोनट पार्क बिहार के किस शहर में स्थित है दोस्तों? ये पटना में। बिहार के किस शहर में? पटना में कोकोनट पार्क है दोस्तों। चलिए हम लोग आगे देखते हैं। पृथ्वी के भीतर वह बिंदु जहाँ भूकंप का विस्फोट आरंभ होता है कहलाता है दोस्तों अवकेंद्र कहलाता है। पृथ्वी के अंदर वह बिंदु जहाँ भूकंप का विस्फोट होता है उसे अवकेंद्र कहते हैं दोस्तों। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन किया। खनन उद्योग क्या बोला गया? खनन उद्योग में श्रमिकों को प्रभावित करने वाले फेफड़ों संबंधी बीमारियां आम है, इसलिए इसके लिए संभावित कारण क्या है दोस्तों? तो इसके लिए संभावित कारण हो सकते हैं खनन के दौरान धुएं और जल धूल का अंतर शोषण दोस्तों। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। कौन सा एक दीर्घकालिक समुद्र तल का परिवर्तन का कारण है दोस्तों? कौन सा एक दीर्घकालीन समुद्र तल में परिवर्तन का कारण होता है दीर्घकालीन लंबे समय में दोस्तों? ये होता है बर्फ की चादरों का पिघलना। क्या होगा? बर्फ की चादरों का पिघलना दोस्तों। चलिए हम लोग आगे नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। चलिए हम लोग अब 40 क्वेश्चन पॉलिटी देखेंगे दोस्तों। चलिए हम लोग पॉलिटी का 40 क्वेश्चन देखेंगे। पॉलिटी का 40 क्वेश्चन दोस्तों, आप लोग इसको भी अच्छे से देखिए। प्रत्यक्ष लोकतंत्र निम्न में से किस देश में होता है? प्रत्यक्ष लोकतंत्र निम्न में से किस देश में होता है दोस्तों? ये स्विट्जरलैंड में होता है। कहाँ होता है दोस्तों? स्विट्जरलैंड में। चलिए कहाँ होता है? स्विट्जरलैंड में दोस्तों। चलिए हम लोग आगे देखते हैं। भारतीय संविधान में संघ सूची में निम्न में कौन सा प्रशासनिक विषय उल्लेखित नहीं है दोस्तों? तो देखिए बैंकिंग है आपका संघ सूची में, फिर आपका जो है सो देखिए फिर विदेशी मामले भी है, लेकिन पुलिस मामले राज्य सूची के विषय में आता है। किसमें दोस्तों? राज्य सूची के विषय में। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आगे देखिए क्या बोला गया? म्यांमार को स्वतंत्रता कब मिली और उसने किस प्रकार की सरकार को अपनाया दोस्तों? तो 1948 में म्यांमार को भी स्वतंत्रता मिली और लोकतंत्र को अपनाया दोस्तों। कब? 1948 में म्यांमार को स्वतंत्रता मिली और लोकतंत्र को अपनाया। चलिए हम लोग आगे देखते हैं। 2005 तक 140 देशों में बहुदलीय चुनाव हो रहे थे। यह संख्या पहले से कहीं ज़्यादा है। 1980 के बाद 80 से अधिक गैर लोकतांत्रिक देशों में लोकतंत्र की दिशा में महत्वपूर्ण प्रगति हुई है, लेकिन आज भी कई देश ऐसे हैं जहाँ लोग खुलकर अपनी बात नहीं रख पाते। देखिए ऐसा ही एक देश है म्यांमार, जिसे पहले बर्मा के नाम से जाना जाता था। 1948 में औपनिवेशिक शासन में स्वतंत्रता प्राप्ति की और एक लोकतंत्र बन गया, लेकिन 1962 में सैन्य तख्तापलट के साथ लोकतांत्रिक शासन समाप्त हो गया। 1990 में लगभग 30 वर्षों के बाद पहली बार चुनाव हुआ। 1990 में दोस्तों लगभग 30 वर्षों के बाद पहली बार चुनाव हुआ। ऑंग सान सू की नेतृत्व में नेशनल। चलिए हम लोग आगे देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन को कौन सी प्रतिनिधि लोकतंत्र विशेषता नहीं है दोस्तों? प्रतिनिधि लोकतंत्र की विशेषता नहीं, तो निर्वाचन के माध्यम से चुने गए प्रतिनिधि ये है दोस्तों, ये लोकतंत्र की विशेषता है। फिर देखिए प्रतिनिधि के हाथों में निर्णय लेने की क्षमता ये भी है, लेकिन निर्णय लेने और व्यक्तियों की प्रत्यक्ष भागीदारी नहीं होती। निर्णय लेने में व्यक्तियों की प्रत्यक्ष भागीदारी नहीं होती, क्योंकि व्यक्ति का प्रत्यक्ष भागीदारी प्रतिनिधि चुनने में होता है दोस्तों। नियम बनाने में प्रतिनिधि निर्णय लेते हैं दोस्तों, मतलब पब्लिक के जनता के बदले में दोस्तों। देखिए प्रतिनिधि लोकतंत्र एक प्रकार का लोकतंत्र जिसमें सभी योग्य नागरिक उसका प्रतिनिधित्व करने के लिए अधिकारियों का निर्वाचन करने के लिए वोट देते हैं। इसने लोगों के एक समूह का प्रतिनिधित्व करने वाले निर्वाचित
अधिकारियों का सिद्धांत स्थापित किया जो प्रत्यक्ष लोकतंत्र के विपरीत है। प्रत्यक्ष प्रतिनिधि लोकतंत्र की विशेषता है लोगों का मताधिकार, राजनीतिक दलों का अस्तित्व, स्वतंत्र निष्पक्ष नियमित चुनाव, निर्वाचन के माध्यम से प्रतिनिधियों का चुना जाता है, बहुमत के आधार पर निर्णय पर पहुंचना। प्रतिनिधि के हाथ में निर्णय लेने की क्षमता होती है। नोट, निर्णय लेने में लोगों की प्रत्यक्ष भागीदारी प्रतिनिधि लोकतंत्र की विशेषता नहीं, क्योंकि लोग अपनी ओर से निर्णय लेने के लिए अपने प्रतिनिधियों को शक्तियाँ सौंपते हैं। ऊपर दिए गए बिंदुओं के स्पष्ट हो जाता है कि निर्णय लेने की लोगों की प्रत्यक्ष भागीदारी प्रतिनिधि में है। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। कौन सा मुद्दा राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग NHRC द्वारा उठाया जा सकता है? महिला उठाने का मुद्दा, अनुसूचित जाति उन्मुक्त जनजातियों की समस्या, स्वास्थ्य के आधार पर संबंधित मुद्दे, तीनों हो जाएगा दोस्तों, इसमें सभी सही हो जाएगा। चलिए हम लोग आगे देखते हैं। उपयुक्त सभी हो जाएगा दोस्तों। देखिए, राष्ट्रीय महिला आयोग NRC आयोग द्वारा उठाए गए विभिन्न मानवाधिकार मुद्दे देखिए कौन कौन है। बंधुआ मजदूरी का उन्मूलन, भोजन के अधिकार से संबंधित मुद्दे, बाल अधिकार कन्वेंशन प्रोटोकॉल, बाल श्रम के उन्मूलन। चलिए देखिए, और दोस्तों फिर आपका हो जाएगा महिलाओं और बच्चों की तस्करी, मातृ एनीमिया और मानवाधिकार, ये भी रोकना है। कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न का मुकाबला करना है। मेला ढोने की प्रथा का अंत, दलितों और अत्याचार सहित अन्य मुद्दे, ये सब उठाए जाते हैं मानवाधिकार के द्वारा। तो विमुक्त और भूमंत जनजातियों की समस्या, विकलांग व्यक्तियों के अधिकार, स्वास्थ्य के अधिकार से संबंधित मुद्दे, HIV एड्स से प्रभावित व्यक्तियों के अधिकार। आपका एक से अधिक था दोस्तों। चलिए देखिए, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग NRC देखिए, यह मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 के तहत गठित एक वैधानिक सार्वजनिक निकाय है। अधिनियम में राज्य मानवाधिकार आयोग के गठन का भी प्रावधान है। आयोग में एक अध्यक्ष, 5 पूर्णकालिक सदस्य और 7 मानद सदस्य होते हैं दोस्तों। आयोग में क्या होते हैं? एक अध्यक्ष, 5 पूर्णकालिक सदस्य और 7 मानद सदस्य होते हैं। देश में मानवाधिकारों प्रहरी है, अर्थात भारतीय संविधान द्वारा गारंटीकृत व्यक्तियों के जीवन, लोक स्वतंत्रता और समानता और सम्मान से संबंधित अधिकार या अंतर्राष्ट्रीय अनुबंधों से सन्निहित और भारत में अदालतों द्वारा लागू किए जाने के योग्य हैं दोस्तों। पेरिस सिद्धांतों के अनुरूप स्थगित किया गया था, जिसे पेरिस में मानवाधिकार के प्रचार और संरक्षण के लिए अपनाया गया था। अक्टूबर 1991 दिसंबर 1970 संयुक्त राष्ट्र की महासभा द्वारा इसका समर्थन किया गया था। आयोग द्वारा उठाए गए विभिन्न मानवाधिकार मुद्दे इस प्रकार हैं, देख लिए पहले, इससे पहले देख लिए दोस्तों। इसलिए हम लोग दोस्तों को नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गलत कथन का पहचान करना। भारत एक प्रत्यक्ष लोकतंत्र स्थापित करता है दोस्तों, ये आपका ये गलत है दोस्तों। भारत एक अप्रत्यक्ष लोकतंत्र को स्थापित करता है। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। देखिए, स्वतंत्रता संग्राम के दौरान भारतीय ध्वज का प्रयोग किस लिए किया गया था दोस्तों? तो स्वतंत्रता के दौरान भारतीय ध्वज का जो प्रयोग किया गया था वो अंग्रेजों के विरुद्ध प्रतिरोध के प्रतीक में किया गया था। अंग्रेजों के विरुद्ध प्रतिरोध के प्रतीक के रूप में किया गया था दोस्तों। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। आपातकालीन प्रावधानों के संबंध में इनसे कौन सा कथन सही नहीं है दोस्तों? ये प्रावधान केंद्र सरकार को किसी भी अमान्य स्थिति को प्रभावी ढंग से निपटने के लिए नहीं दोस्तों, ये नहीं होगा। चलिए हम आगे देखते हैं। आपातकालीन प्रावधान संविधान के भाग 18 में 42 से 350 तक नहीं था दोस्तों। आपातकालीन प्रावधान आपका ये गलत है दोस्तों, यहाँ पे गलत बोला गया था। यहाँ बोला कौन सही नहीं है दोस्तों, तो आपका बी सही नहीं है दोस्तों। बी जो है मतलब 2 दोस्तों, आपका ये गलत है। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। विचार कीजिए दोस्तों। क्वेश्चन, मोतीलाल नेहरू समिति ने 1928 से ही अधिकार विधेयक की मांग की थी दोस्तों। मौलिक अधिकार नागरिकों को राज्य द्वारा शक्ति के मनमाने और निरपेक्ष अभ्यास से बचाते हैं। कार्यकारिणी साथ ही विधायी कार्यवाहियों को न्यायपालिका द्वारा अवैध घोषित किया जा सकता है। यदि ये मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करते हैं तो अनुचित तरीके से प्रतिबंधित करते हैं। आपका सब तीनों सही है दोस्तों। आपका इसमें हो जाएगा 1 से अधिक दोस्तों। क्या होगा? 1 से अधिक। चलिए देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषता में से एक है दोस्तों? तो भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषता में एक जो है वो आपका संविधान संघ की राज्य प्रणाली है। क्या दोस्तों?
आपका हो जाएगा संघ की राज्य प्रणाली दोस्तों। क्या होगा? संघ की राज्य प्रणाली दोस्तों। चलिए हम लोग आगे डिस्कशन देखते हैं। संघ की राज्य प्रणाली सरकार की संघीय स्वरूप है। सरकार की संघीय रूप है जो शक्ति केंद्र सरकार और राज्य के बीच साझा की जाती है। सरकार के एकात्मक रूप केंद्र सरकार के पास सभी शक्तियाँ होती है और राज्य सरकारें इसके अधीन होती है। भारतीय संविधान की संघीय विशेषता देखिए। भारतीय संविधान की संघीय विशेषता दोहरी राज्य व्यवस्था, लिखित संविधान, शक्तियों का विभाजन, 7वीं अनुसूची, संविधान की सर्वोच्चता, कठोर संविधान, मूल संरचना, स्वतंत्र न्यायपालिका, सर्वोच्च न्यायालय की अध्यक्षता, द्विसदनीय लोकसभा और राज्यसभा देखिए। विभिन्न निर्णयों में निम्नलिखित संविधान के मूल विशेषताओं या संविधान के मूल ढांचे के तत्वों अवयवों है दोस्तों। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। शिक्षा का अधिकार मौलिक अधिकार सम्मिलित किया गया दोस्तों। तो ये हो जाएगा आपका शिक्षा का अधिकार मौलिक अधिकारों में सम्मिलित किया गया है। तो आपका 66वां संविधान संशोधन 2002 हो जाएगा दोस्तों। क्या होगा? 66वां संविधान संशोधन 2002 दोस्तों। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद में कौन सा समूह नीति के निर्देशक सिद्धांतों से संबंधित है दोस्तों? तो आप लोग जानते हैं नीति निर्देशक सिद्धांतों का जो अनुच्छेद है 36 से 51 है दोस्तों। चलिए हम लोग आगे देखते हैं। पंचायती राज व्यवस्था अपनाई गई थी दोस्तों। पंचायती राज व्यवस्था अपनाई गई थी लोकतंत्र की शक्तियों को विकेंद्रीकरण के लिए दोस्तों। किस लिए अपनाई? तो लोकतंत्र की शक्तियों को विकेंद्रीकरण के लिए दोस्तों। चलिए हम लोग आगे देखते हैं। परिवार के भीतर होने वाले किसी प्रकार के हमले शिकार महिलाओं के संविधान के तहत गारंटीकृत अधिकारों की अधिक प्रभावी सुरक्षा प्रदान के लिए कौन सा अधिनियम दिया दोस्तों? तो 2005 का अधिनियम है दोस्तों। घरेलू हिंसा अधिनियम 2005 का दोस्तों। चलिए हम लोग आगे देखते हैं। संविधान के किस भाग में राज्य विधानमंडल की भूमिकाओं और उत्तरदायित्व संविधान के किस भाग में राज्य विधानमंडल की भूमिकाओं और उत्तरदायित्व का वर्णन करता है? तो ये करता है भाग 6 में दोस्तों। इसका 152 से 237 तक इसमें वर्णन किया गया है राज्य के बारे में दोस्तों, आपका भाग 6। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। कौन गैर न्यायिक गैर संवैधानिक निकाय, यही पूछा दोस्तों। क्या कौन गैर संवैधानिक निकाय दोस्तों? तो जानते हैं आप लोग, नीति आयोग गैर संवैधानिक निकाय है दोस्तों। चलिए हम लोग संवैधानिक निकाय देखते हैं। संवैधानिक निकाय देखिए। संवैधानिक निकाय अध्यक्ष मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष कौन है? जस्टिस अरुण कुमार मिश्र हैं दोस्तों। महिला आयोग के अध्यक्ष सुश्री रेखा शर्मा है। अल्पसंख्यकों के लिए राष्ट्रीय आयोग कौन है? इकबाल सिंह लालपुरा है। कौन है दोस्तों? इकबाल सिंह लालपुरा है। और नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के जस्टिस आदर्श कुमार गोयल है उसमें से याद कीजिए। मानवाधिकार आयोग राष्ट्रीय मानवाधिकार के अध्यक्ष वर्तमान में कौन है? जस्टिस कुमार मिश्रा है दोस्तों। राष्ट्रीय महिला आयोग कौन है? सुश्री रेखा शर्मा है। अल्पसंख्यकों के लिए राष्ट्रीय आयोग है श्री इकबाल सिंह लालपुरा। अल्पसंख्यकों के लिए इकबाल सिंह लालपुरा। और नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के लिए जस्टिस आदर्श कुमार गोयल है दोस्तों। देखिए संवैधानिक निकाय दोस्तों। चुनाव आयोग 324 अनुच्छेद में राजीव कुमार अभी अध्यक्ष वर्तमान में दोस्तों। फिर देखिए संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष कौन है वर्तमान में? 305-323 दोस्तों डॉक्टर मनोज सोनी अध्यक्ष हैं अभी। वित्त आयोग 280 दोस्तों नंद कुमार। देखिए वित्त आयोग अनुच्छेद 280 में दिया गया दोस्तों नंद कुमार सिंह है 15 में वित्त आयोग अध्यक्ष दोस्तों। अब NK सिंह से बोलते हैं 16 में अभी घोषित कर दिया गया दोस्तों। भारत के नियंत्रक माल का परीक्षक कौन है? श्री गिरीश चंद्र मुर्मू है। कौन है? अनुच्छेद 148 में भारत के नियंत्रक माल का परीक्षक कर दिया गया है श्री गिरीश चंद्र मुर्मू है दोस्तों। फिर से देखिए चुनाव आयोग अनुच्छेद 320 राजीव कुमार है। संघ लोक सेवा आयोग अध्यक्ष डॉक्टर मनोज सोनी है। वित्त आयोग अनुच्छेद 280 में श्री नंद किशोर सिंह 15 में NK सिंह इसे शॉर्ट में बोलते हैं। भारत के नियंत्रक माल का परीक्षक अनुच्छेद 148 श्री गिरीश चंद्र मुर्मू है दोस्तों। चलिए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में द्विसदनीय सदन है दोस्तों? 6 राज्यों में द्विसदनीय सदन है दोस्तों, जिसमें कर्नाटक इसमें है दोस्तों। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। चलिए संविधान का कौन सा प्रावधान संसद को एक नया राज्य स्थापित करने की शक्ति प्रदान करता है दोस्तों? अनुच्छेद 2 और 3 को दोस्तों। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कौन सा संघीय व्यवस्था की विशेषता नहीं है दोस्तों? कौन संघीय व्यवस्था की विशेषता नहीं है? तो दोस्तों संघीय व्यवस्था की विशेषता जो नहीं है वो संसद की सर्वोच्चता नहीं है। कौन नहीं है दोस्तों? संसद की सर्वोच्चता नहीं है दोस्तों। और है तो वो न्यायालय का
प्राधिकार या शक्तियों का वितरण है दोस्तों, लेकिन संसद की सर्वोच्चता नहीं है। चलिए देखिए संघ की संघीय विशेषता देखिए दोस्तों, संघ और संघीय विशेषता देखिए। 2 स्तर पर सरकार है, केंद्र और राज्य। केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन। संविधान की 7वीं सूची में 3 सूचियाँ दी गई है। प्रत्येक स्तर पर अधिकार क्षेत्र होते हैं। संघ सूची, राष्ट्रीय सम्मति सूची। संविधान की सर्वोच्चता न्यायपालिका द्वारा निर्धारित संविधान की मूल संरचना अविनाशी है। भारत में संविधान का सर्वोच्च कानून है दोस्तों। क्या है? भारत में संविधान सर्वोच्च कानून है। एक स्वतंत्र न्यायपालिका देखिए, संविधान एक स्वतंत्र और एकीकृत न्यायपालिका प्रावधान करता है। निचली और जिला न्यायालय निचले स्तर पर है और उच्च न्यायालय राज्य स्तर पर है, और सर्वोच्च न्यायालय भारत के सर्वोच्च न्यायालय है। सर्वोच्च न्यायालय के अधीन है। सभी न्यायालय सर्वोच्च न्यायालय के अधीन है। इस निष्कर्ष से निकलता है कि संसद की सर्वोच्चता संघीय व्यवस्था की विशेषता नहीं है। संघीय व्यवस्था की विशेषता नहीं, संसद की सर्वोच्चता है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन आपका है, भारतीय संविधान की अनुसूची में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से संबंधित प्रावधान है दोस्तों पहली अनुसूची में। कौन सी में? पहली में दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। कौन लोकतंत्र का परिणाम नहीं है दोस्तों? सभी नागरिकों के लिए रोजगार की गारंटी, ये लोकतंत्र का परिणाम नहीं है दोस्तों। आपका एक ही गलत है दोस्तों। शोषण की समाप्ति है ये दोस्तों, और नागरिकों के बीच समानता का बढ़ावा देना, ये सब लोकतंत्र का परिणाम है। चलिए हम लोग आगे देखते हैं। भारतीय सामाजिक विविधताओं के लिए कौन सा कारक उत्तरदायी है? देखिए, सांस्कृतिक विविधताएं है कारक उत्तरदायी। आर्थिक विविधताएं नहीं होता है, राजनीतिक विविधताएं भी नहीं होता है, लेकिन भाषाई विविधता होता है दोस्तों। 1 और 4 आपका सही है दोस्तों। देखिए आपको ऑप्शन कौन में है? 1 और 4 दोस्तों। आपका 1, 4, 3 में दिया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। फ्रांस और नीदरलैंड जर्मनी दोस्तों, ये आपका 1 करोड़ से अधिक लोग बेल्जियम में अपना घर कहते हैं। यह एक यूरोपीय राष्ट्र है। राष्ट्र जातीय श्रृंगार विविध है। पूरी आबादी को 62% डच बोलते हैं, फ्लेमिश क्षेत्र में रहते हैं। 40% निवासी फ्रांसीसी बोलते हैं, वे वालोनिया क्षेत्र में है। जर्मन अभी भी 1% वलोनिया द्वारा बोली जाती है दोस्तों। देश की राजधानी ब्रुसेल्स में 80% आबादी फ्रांसीसी और 20% डच बोलते हैं। अल्पसंख्यक फ्रांसीसी भाषी आबादी तुलनात्मक रूप से धनी और प्रभावशाली है दोस्तों। अल्पसंख्यक जो फ्रांसीसी है वो बहुत पैसे वाला है दोस्तों। डच भाषी समुदाय इनसे नाराज था। असमानताओं के कारण 1950 से 60 के दशक में दोनों समुदायों के बीच संघर्ष होते रहे, इसको उसे ठीक किया गया दोस्तों, दोनों को बराबर प्रतिनिधि देके। किस देश की सीमा बेल्जियम से लगती है दोस्तों? तो आपका फ्रांस, नीदरलैंड, जर्मनी की सीमा दोस्तों। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। आपातकालीन प्रावधानों के बारे में कौन सा तंत्र सही नहीं है? आपातकालीन प्रावधानों में दोस्तों अनुच्छेद 352 आपातकाल मंत्रिमंडल की लिखित सहमति के आधार पर घोषित किया जा सकता है, सही है दोस्तों। उसके बाद देखिए, राष्ट्रीय शासन किसी राज्य में अधिकतम 3 वर्षों तक लागू कर सकता है। सशस्त्र विद्रोह शब्द 42वां संविधान संशोधन संविधान में जोड़ा गया था दोस्तों। देखिए, तो गलत पूछा था आपका, यहाँ पे गलत है। ये 44वां संविधान संशोधन 1978 में जोड़ा गया था दोस्तों। कब? 44वां संविधान संशोधन 1978 में दोस्तों। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। 3 आपका गलत है। देखिए, उन क्षेत्रों का पता लगाएं जिनमें लोकतंत्र व्यवस्था बहुत सफल नहीं रही दोस्तों। देखिए, शांति और व्यवस्था बनाए रखने में सफल रहे दोस्तों। आर्थिक असमानताओं कम करने में असफल रहे दोस्तों। किसमें? आर्थिक असमानताओं को कम करने में असफल रहे दोस्तों। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। लोकतंत्र की चुनौतियाँ देखिए, अप्रवास और बहुजातीय लोकतंत्र को बनाए रखने की चुनौती, वैश्वीकरण और आर्थिक असमानता और लोकतांत्रिक असंतोष, यही ऑप्शन मिला दोस्तों। भावनावाद के कारण लोकतंत्र में इसके परिणाम है। बार बार चुनाव और असंगत राजनीतिक विचारधाराओं को अस्थिर और कमजोर सरकार बनती है। प्रतिस्पर्धा राजनीति और सत्ता के खेल में मनोबल गिरता है। लोकतांत्रिक प्रक्रिया में निर्णय लेने में देरी होती है। निर्वाचित शासक लोगों के सर्वोत्तम हित में निर्णय नहीं ले सकते, बल्कि उनकी तत्काल राजनीतिक जरूरतों और लाभों को पूरा करते हैं दोस्तों। चलिए हम लोग देखते हैं हम लोग आगे। देखिए, राजनीतिक दलों के विचार कीजिए, उन्हें उनकी स्थापना के क्रमानुसार व्यवस्थित करना। देखिए, बहुजन समाज पार्टी की स्थापना काशीराम के थे 1984 में दोस्तों, ये ध्यान रखिएगा आप लोग, 1984।
समाजवादी पार्टी मुलायम सिंह किए थे 1992 में दोस्तों। और तेलुगु देशम की स्थापना 1900 कब हुआ था? 1982 में तेलुगु देशम पार्टी की स्थापना हुआ 1982 में दोस्तों। और देखिए अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस का स्थापना हुआ था 1998 में दोस्तों। सबसे पहले कौन आया दोस्तों? सबसे पहले आपका आया तेलुगु देशम दोस्तों, 3 आया, उसके बाद फिर 1 आया, फिर आपका 1 के बाद फिर आपका आया दोस्तों 4 आया, फिर आपका आया 4 के बाद आया आपका 3 आया, फिर दोस्तों फिर आपका 1 आया, ठीक है। उसके बाद आया आपका 2 दोस्तों, 2 आया, उसके बाद 4 आएगा दोस्तों। चलिए मिलाते हैं हम लोग। देखिए पहले 3 आया था, फिर 1, फिर 2, फिर 4 दोस्तों, आपका ए सही है। चलिए हम लोग आगे देखते हैं। राज्यसभा और लोकसभा किसी की विशेष शक्तियों के संबंध में कौन सा कथन सही है? राज्यों को प्रभावित करने वाली किसी भी मामले को राज्यसभा उसकी सहमति और अनुमोदन के लिए भेजा जाना चाहिए। सही बात है दोस्तों। राज्यसभा धर्म विधेयक को आरंभ में अस्वीकार या संबोधित नहीं कर सकती। सही बात है दोस्तों। लोकसभा में जाएगा। फिर देखिए मंत्रिपरिषद लोकसभा प्रति उत्तरदायी होते हैं, ना कि राज्यसभा। ये भी सही है दोस्तों आपका, इसमें सभी सही है दोस्तों, एक भी क्वेश्चन इसमें गलत नहीं है दोस्तों। चलिए हम लोग आगे देखिए। प्रथम लोकसभा स्थापना 17 अप्रैल 1952 को हुई थी दोस्तों। राज्यसभा को राज्य परिषद भी कहा जाता है। इससे संसद के ऊपरी सदन के रूप में जाना जाता है दोस्तों। राज्यसभा की स्थापना 3 अप्रैल 1952 को हुई थी। लोकसभा संघ और समाधि सूची के विषयों पर निर्णय ले सकती है। राज्य सूची के विषय में राज्यसभा निर्णय लेती है दोस्तों। धर्म विधेयक केवल लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है, राज्यसभा में नहीं किया जाता। भारतीय संविधान 110 धर्म विधेयक दिया गया दोस्तों। धर्म विधेयक के मामले में संयुक्त बैठक कोई प्रावधान नहीं है दोस्तों। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। नेपाल और क्वेश्चन है, नेपाल और बोलिविया संघर्ष की विशेषता क्या है दोस्तों? चलिए देखते हैं नेपाल और बोलिविया संघर्ष की विशेषता क्या है। देखिए नेपाल में लोकतंत्र स्थापित करने के लिए संघर्ष किए, जबकि बोलिविया के संघर्ष में निर्वाचित सरकार का दावे शामिल थे दोस्तों। आपका 2 सही है दोस्तों। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। फिर रिपीट हो गया दोस्तों। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। चलिए देखते हैं नेपाल के संघर्ष की विशेषता। यहाँ राजा के आदेशों के पीछे एक विशिष्ट उद्देश्य था, जिसके कारण लोकतंत्र को निलंबित कर दिया गया। राजा का अंतिम चेतावनी देने वाले लोगों द्वारा विरोध और हड़ताल के लिए 3 से 4 महीने सीमित समय सीमा थी। इसने समाज के लिए एक सामान्य भलाई को बढ़ावा दिया जो लोकतंत्र की स्थापना की। 7 पार्टी अलायंस (SPA) ने संघर्ष में शामिल संगठनों समूह पार्टियों के नेता के रूप में कार्य किया। इस आंदोलन के लोकतंत्र के लिए दूसरे आंदोलन के रूप में जाना जाता है। बोलिविया के संघर्ष की विशेषता देखिए। बोलिविया में चुनी हुई सरकार द्वारा लिए गए जल के निजीकरण के फैसले के विरुद्ध लोग संघर्ष कर रहे थे। इस संघर्ष में एक विशेष मुद्दा शामिल था जो जनता के जल आपूर्ति कीमतों में वृद्धि हुई और विरुद्ध था। इस संघर्ष से जनता की बहुत बड़ी भागीदारी थी और यह मुद्दा वर्ग के परवाह किए बिना बुनियादी ढांचों पर प्रभाव डाल रहा था दोस्तों। देखिए सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश द्वारा त्यागपत्र राष्ट्रपति को दिया जाता है दोस्तों। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। कौन सा कथन भारतीय संविधान की प्रस्तावना के बारे में सही नहीं है दोस्तों? तो संविधान की प्रस्तावना संविधान का एक हिस्सा है दोस्तों। सही बात है दोस्तों। यहाँ गलत हमको खोजना है। क्या खोजना है? गलत हो दोस्तों। देखिए हमें गलत खोजना है दोस्तों। तो आपका देखिए संविधान की प्रस्तावना न्यायोचित नहीं है दोस्तों। ये आपका गलत है दोस्तों, न्यायोचित नहीं होगा दोस्तों। भारतीय लोकतंत्र के प्रमुख कौन सी प्रत्यक्ष चुनौती नहीं है दोस्तों? तो नैतिक मूल्यों का पतन, फिर देखिए संप्रदाय का खतरा और जाति व्यवस्था दोस्तों। आपका 1 से अधिक हो जाएगा दोस्तों। क्या होगा? 1 से अधिक दोस्तों। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कौन सी समिति मौलिक कर्तव्यों से संबंधित है दोस्तों? सरदार स्वर्ण सिंह समिति मौलिक कर्तव्यों से संबंधित है। कौन सी दोस्तों? सरदार स्वर्ण सिंह समिति दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। न्यायपालिका के संबंध में कौन सा कथन सही है दोस्तों? पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ के लिए एक उच्च न्यायालय स्थापित किया गया, साझा उच्च न्यायालय दोस्तों। आपका सही है।
चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। किसी विधेयक पर संविधान उपबंध के तहत राज्यपाल की सिफारिश अपेक्षित थी, किंतु बिना राज्यपाल की सिफारिश इसे राजस्थान विधानसभा में पुनः स्थापित किया गया और इसे पारित करके राज्यपाल को भेज दिया गया। दोस्तों ये हुआ था राजस्थान में। उसको कहाँ पे? राजस्थान में। जहाँ राज्यपाल अनुमति देता है तो वह अधिनियम अभिमान्य नहीं होगा। दोस्तों राज्यपाल अनुमति दे देगा तो वह अधिनियम अभिमान्य नहीं होगा। दोस्तों आपका एक सही था। देखिए क्वेश्चन, सरकार और विधायी, क्या क्वेश्चन दिया गया? सरकार और विधायी शक्ति के बारे में यूँ सही सुमिलित कौन नहीं है? दोस्तों संघ सूची, केंद्रीय सूची, संघ सूची में सही है। दोस्तों स्थानीय सरकार, ये गलत है। दोस्तों ये आपका आप सीख सकते हैं केंद्र में, तो ये राजस्थानी सरकार में तो गलत है। राज्य सरकार, राज्य सूची, संघ और राज्य संबंध सूची, आपका ए, सी और डी सही है। दोस्तों गलत आपका बी है। क्वेश्चन पूछा दोस्तों गलत कौन है, तो आपका बी गलत है दोस्तों सिर्फ। चलिए हम लोग आगे देखते हैं, आपका बी गलत है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि कौन सा संविधान सभा का हिस्सा नहीं है? दोस्तों तो गोपीनाथ बारदोलाई थे और के एम मुंशी, ये संविधान सभा का हिस्सा थे। दोस्तों और जो नहीं था वो महात्मा गांधी नहीं था, एम एन रॉय नहीं था और एम एन जिन्ना। दोस्तों ये सब संविधान सभा के सदस्य नहीं। दोस्तों 2, 3, 4 दोस्तों 2, 3, 4 आपका इसमें सही नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। भारत के राष्ट्रपति के समय में कौन सा तंत्र सही था? दोस्तों सही है। तो यह मुख्य कार्यकारी सही है। दोस्तों ये सशस्त्र बलों की सर्वोच्च कमान है, ये भी सही है। ये राज्य का मुखिया होता है, ये भी सही है। ये वह संघ विधानमंडल का हिस्सा है। दोस्तों आपका चारों सही है इसमें। दोस्तों भारत के राष्ट्रपति के बारे में जितना कथन दिया गया आपका सभी कथन सही है। दोस्तों भारत में चुनाव आयोग द्वारा संसद विधानसभा चुनावों के लिए प्रतियोगी के लिए अनुमत व्यय की अधिकतम सीमा डैश से अधिक नहीं होनी चाहिए। 25 लाख। लोग संसद के लिए 25 लाख और राज्य विधानसभा चुनावों के लिए 10 लाख। दोस्तों चलिए हम लोग अधिक नहीं होनी चाहिए, आपका ए सही है। दोस्तों चलिए हम लोग आगे चलते हैं। एक विशेष क्षेत्र जहां रहने वाले सभी मतदाता अपने प्रतिनिधि को चुनते हैं उसे कहते हैं दोस्तों वार्ड कहते हैं और निर्वाचन क्षेत्र कहते हैं। बी और सी आपका सही है। दोस्तों आपका बी और सी सही है। दोस्तों चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। देखिए संविधान सभा में देशी रियासतों के प्रतिनिधियों के लिए न्यूनतम सीटें रखी गई। दोस्तों तो 93 सीट रखी गई संविधान सभा में देशी रियासतों के लिए। कितने दोस्तों? 93। देखिए कितना कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन ऑप्शन दिया है दोस्तों। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन आगे की ओर चलते हैं। कैबिनेट मिशन द्वारा सिफारिश की गई योजना के अनुसार 292 सदस्य प्रांतीय विधानसभाओं के माध्यम से चुने गए थे। 93 सदस्यों भारतीय रियासतों प्रतिनिधियों में किया। 4 सदस्य मुख्य आयुक्तों प्रांतों प्रतिनिधियों के लिए किया गया था। दोस्तों चलिए हम लोग आज का सेट यहीं समाप्त करते हैं। दोस्तों धन्यवाद।